हेलो एवरीवन। ये लेक्चर एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर थर्ड। कहाँ तक देखा था अपन ने? कल कल हमने देखा था गुडविल के क्वेश्चन देख लिए थे। 16 और 17 गुडविल का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया किया सबने? पक्का? ठीक है, ये मैं सॉल्व करूँ क्या 16 और 17? ठीक है, मैं एक काम करता है, मैं अभी सॉल्व नहीं करता। 16 और 17 आ गया होगा आपको, इतने सारे मैंने क्वेश्चन करे तो यदि फिर भी यदि किसको नहीं आया होगा 16 और 17 तो उसने मेरे को मैसेज करने का और मैं उसको बता दूँगा। यदि ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर मैं अगले लेक्चर में लगे तो इसको कवर कर दूँगा। लेकिन फिलहाल मैं 16 और 17 नहीं कर रहा। टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन था, वो तो एकदम ईजी था, वो तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैं फिलहाल नहीं कर रहा। यदि दिक्कत रही तो मुझे मैसेज करना, मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा। अभी हम थोड़ा सा एक नवा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे क्या बेटा, चैप्टर कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर रहेंगे और इस पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर को एडमिट किया तो उसमें क्या होने वाला है, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो सारे कंसेप्ट देख रहे हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट देख रहे हैं, तीन चार, फिर उसको अपन एक साथ मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे कि इसको एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में कैसे अप्लाई करने का, और फिर हम आगे देखेंगे। अभी अपन इंडिविजुअली अलग अलग कंसेप्ट देख रहे हैं, फिर बाद में सबको कंबाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी एक अलग अपन कंसेप्ट देखेंगे। मैंने पहले बताया था कल, रीवैल्यूएशन वो वाला। ठीक है, उसके पहले चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई भी दो पार्टनर थे। मान लो ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, इसका नाम है दीपिका और दूसरे वाले का नाम है आंचल। दोनों पार्टनर। ठीक है, तो दोनों पार्टनर है दीपिका एंड आंचल। दोनों ने क्या किया, मिलके बड़ी मेहनत से एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने? एक आर्ट्स एंड गैलरी, पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड एक मस्त बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। इसकी बैलेंस शीट आपको बता दूँ। इसकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। पहला एसेट इन्होंने लिया था लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 2 लाख रुपए की थी। फिर इन्होंने लिया फर्नीचर 1 लाख रुपए का, और बंदा ऐसे व्हीकल ले लेते हैं। एक व्हीकल लिया इन्होंने 1 लाख रुपए का। ठीक है, फिर इनके पास थी कैश 3 लाख। टोटल कितने हो गए रहे? 2 1 3 1 4 3 7 लाख। टोटल 7 लाख के एसेट थे इनके पास। फिर इन्होंने, इनके पास एक लायबिलिटी थी बैंक लोन, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी थी इनके पास। टोटल आनी चाहिए बेटा 7 लाख। तो कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख, है ना? लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई थी। तो कैपिटल बेटा कितने पार्टनर है? अभी यहाँ पे 2 पार्टनर है। कौन कौन है 2 पार्टनर? एक है दीपिका और एक है आंचल। 5 लाख है ना, 2.5 लाख रुपए दोनों ने लगाए थे। हाँ जी, तो ये इनकी बैलेंस शीट है। दीपिका और आंचल 2 पार्टनर से, दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था आर्ट्स एंड गैलरी। उन्होंने बहुत मेहनत करके बिजनेस बनाया। इन्होंने कई सालों से बिजनेस चला रहे हैं। फिर अब उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार दिख रही है 7 लाख। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन बताया था, इन्होंने बिजनेस चालू किया था सन 1960 में। 1960 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत पुराना बिजनेस है। ठीक है, अब इनको क्या लगा, बिजनेस अपना बहुत बढ़ रहा। अब इन्होंने सोचा यार अपन ने अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। बिजनेस को बढ़ाना चाहिए तो फिर इनको क्या लगा कि और एक कोई यदि व्यक्ति रहा तो काम भी अच्छे से करेगा और पैसे भी लेके आएगा, तो अपने बिजनेस को अपन एक्सपांड कर पाएंगे।
इन्होंने क्या सोचा, अपन एक नए पार्टनर को ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को लिया। नया पार्टनर कौन है, एक नया पार्टनर, ठीक है, इनके ही फ्रेंड प्रतीक्षा। इन्होंने सोचा प्रतीक्षा तैयार है, तो प्रतीक्षा को अपन क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर ले लेते, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ये तीसरा व्यक्ति इनका पार्टनर बन जाएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इनका। मान लो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, 1:1 मतलब क्या रहता है बेटा, आधा आधा, जितना भी प्रॉफिट होगा आधा दीपिका का आधा आंचल का, ठीक। तो अब जैसे ही इन्होंने सोचा प्रतीक्षा को अपन एज अ पार्टनर बिजनेस के अंदर ले ले, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट मतलब क्या इफेक्ट होने वाला है। देखो इफेक्ट हम देखेंगे बिफोर और आफ्टर समझेंगे। मान लो ये जो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, इनको प्रॉफिट होता था 10 लाख रुपये साल, ठीक है। अब हम देखते हैं बिफोर और आफ्टर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बिफोर मतलब बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर को लेने के पहले बिफोर एडमिशन, और एक रहेगा आफ्टर एडमिशन। अपन देख रहे हैं कि फ़र्क क्या पड़ेगा नए पार्टनर को लेने की वजह से। अब मुझे बताओ बिफोर एडमिशन कितने पार्टनर थे बेटा, 2 ही पार्टनर थे। कौन कौन थे पार्टनर इनके, दीपिका और आंचल, आंचल और दीपिका, 2 पार्टनर। एडमिशन कर लिया, नए पार्टनर को ले लिया, तो फिर कितने पार्टनर हो जाएंगे बेटा, 3 पार्टनर हो जाएंगे, आंचल, दीपिका और प्रतीक्षा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितना प्रॉफिट अर्न करते थे ये, पूरा फर्म, फर्म मतलब क्या था, पार्टनरशिप फर्म मतलब पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना पैसा अर्न करते थे, मान लो 10 लाख रुपए। और बाद में भी हम लोग अभी का समझ के चलते हैं कि बाद में भी इनको 10 लाख का ही प्रॉफिट, ठीक है। बिफोर और आफ्टर प्रॉफिट सेम। अब क्योंकि पहले बिफोर एडमिशन तीसरे पार्टनर के पहले 2 ही पार्टनर थे, तो ये 10 लाख दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता था। क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, 1:1 में। अब मान लो तीनों आगे वापस इक्वल पार्टनर ही लिया हमने तीसरे को, तो अभी इनका रेशियो 1:1। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आंचल को और दीपिका को कितना प्रॉफिट मिलता था, 10 लाख था। 10 लाख को आधा आधा बांट लेंगे, तो आधा आधा कैसे होगा, आंचल को 5 लाख और दीपिका को 5 लाख, इस प्रकार इनको प्रॉफिट मिलता था। लेकिन अब तीसरा व्यक्ति आ गया, प्रतीक्षा आ गई, अब 3 लोगों में प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ना अपने को, ADP। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे देखो 1:1 मतलब टोटल 3 टुकड़े। तो 10 लाख के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, एक टुकड़ा ए को, एक डी को और एक पी को। 10 लाख के 3 टुकड़े, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ, 3,33,333, इसको मिलेगा 3,33,333.33, ठीक है। तीनों को इक्वल इक्वल प्रॉफिट मिल रही, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, बिजनेस में पहले जब 2 ही पार्टनर थे, तो 2 पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा था बेटा, 5 लाख 5 लाख। अब नए पार्टनर के आने की वजह से आंचल का जो शेयर 5 लाख था वो कितना हो गया बेटा, 3,33,000, मतलब आंचल का शेयर कम हो गया, 1,67,000 से उसका शेयर कम हो गया। वैसे ही दीपिका का भी पहले 5 लाख शेयर था, बाद में कितना हो गया, 3,33,000। मतलब जब हम नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर लाते हैं, तो जो पुराने पार्टनर्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। तो जो पुराने पार्टनर्स रहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं, उनको फायदा होता है, नुकसान होता है। एज प्रॉफिट के बिहाफ में एक प्रकार से अपन उनको नुकसान होता है, क्योंकि पहले यदि उतना ही प्रॉफिट मान के चले हम, 10 लाख हो रहा है, यहाँ पे भी 10 लाख हो रहा, उतना ही प्रॉफिट यदि मान के चले हम, तो पहले इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि ये जो 10 लाख है पहले 2 टुकड़ों में बंटता था। अब ये 10 लाख कितने टुकड़े में बढ़ रहा है बेटा, 3 टुकड़े में। तो जाहिर सी बात है, जो टुकड़ा हमारा एक साइज है वो कितना हो गया, छोटा हो गया। तो ये जो पुराने पार्टनर है, इनको नए पार्टनर के आने की वजह से बाद में कम प्रॉफिट मिला। तो एक प्रकार से जो पुराने पार्टनर रहते, जब नया पार्टनर आता तो इनको अपने खुद का प्रॉफिट जो रहता, इनका खुद का प्रॉफिट है 5 लाख में से निकाल के इसको तीसरे को देना पड़ेगा। जब भी तो उसको आएगा ना शेयर, उसको शेयर कहाँ से आने वाला, तीसरा कोई नया तो नहीं आने वाला है। तो जो तीसरा पार्टनर रहता है उसको यदि प्रॉफिट देने का है, उसको पार्टनर एडमिट करने का है, तो पुराने दोनों पार्टनर को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको थोड़ा उनका शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो नए पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा। यहाँ तक समझा, ठीक है। क्या समझा अपने को कि नया पार्टनर जब आता तो पुराने पार्टनर को उनका शेयर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता, सेक्रीफाइस मतलब कम करना पड़ेगा, और वो किसको देना पड़ेगा, तीसरे पार्टनर को देना पड़ेगा।
यहाँ तक समझा? ठीक है। तो नया पार्टनर आया, इसके वजह से नए पार्टनर को तो फायदा होगा, उसको प्रॉफिट मिल रहा, पुराने पार्टनर को थोड़ा सा नुकसान हो गया, उनका शेयर कम हो गया और वो शेयर इनको किनको देना पड़ रहा? तीसरे पार्टनर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ। और बेटा देखो, जब नया पार्टनर आ रहा इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसको ओनरशिप दे रहे ना, एक प्रकार से। एक प्रकार से आप लोग बिजनेस बेच ही रहे, पूरा बिजनेस नहीं बेच रहे, उसका शेयर रहेगा वो बेच रहे। कैसे मैं बताता आपको। देखो, अब जैसे ही वो पार्टनर आ गया तो अपने पास एसेट कितने थे पहले? 7 लाख के थे। यदि 7 लाख के एसेट हम लोग मार्केट में बेच लेते थे, मान लो 20 लाख, 20 लाख में हम लोग एसेट बेच रहे, तो पहले ये दोनों पार्टनर थे, तो ये एसेट बेचते थे तो 20 लाख किसको मिलता था बेटा? दोनों को मिल जाता था ना। ए को मिलता था 10 लाख, डी को मिल जाता था 10 लाख। मतलब यदि एसेट बेचते थे तो आधा आधा दोनों में बांट लेते थे। अब लेकिन अब जैसे पार्टनर आ गया और तीसरा पार्टनर आने के बाद में यदि वो एसेट बेचा 20 लाख में, तो बेटा वो कितने शेयर होंगे उसके? वापस से 3 शेयर होंगे ना, है कि नहीं? 3 शेयर कितने के होंगे बेटा? 666 6,66,666, तो इतना शेयर होगा। मतलब पहले यदि नया पार्टनर नहीं आया तो इसका शेयर कितना था? 10 लाख। नए पार्टनर की वजह से इसका शेयर देखो कम हो गया, अगेन इसका भी शेयर कम हो गया। तो बोलने का मतलब जैसे ही नया पार्टनर हम लोग एडमिट करते पार्टनरशिप फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर्स रहते, ओल्ड पार्टनर, उनको खुद का शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता, ना कि सिर्फ प्रॉफिट में बल्कि एसेट में भी। जो बैलेंस शीट है, यदि हमने एसेट बेचा भविष्य में, तो एसेट पे उसका शेयर जो है वो नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा। समझा यहाँ तक? मतलब whenever we admit new partner, old partner have to sacrifice their share। ठीक है, बरोबर। अब हम लोग ये देख रहे थे कि हाँ देखो, मैंने बोला था कि अगर हम बिजनेस बेचेंगे तो ये एक प्रकार से हम लोग बिजनेस बेच ही रहे ना, पूरा नहीं बेच रहे। अपन क्या कर रहे हैं, जो तीसरा पार्टनर आ रहा है ना, उसको एक शेयर बेच रहे हैं, उसको एक शेयर बेच रहे हैं ना। अब जैसे ही बिजनेस देखेंगे आप, तो बिजनेस के सारे एसेट जो है 7 लाख की, और लाइबिलिटी भी, एसेट्स और लाइबिलिटी पे नए पार्टनर का भी हक बन गया। जैसे ही पार्टनर बन गया तो उसका भी तो एक हक बन गया, उसका भी एक राइट बन गया कि वो एसेट पे उसका हक है, आने वाले साल में जो प्रॉफिट कमाएंगे वो भी उसको देंगे। तो नए पार्टनर को एक राइट मिल जाता, कायम में प्रॉफिट में भी राइट मिल जाता और उनके एसेट्स में भी राइट मिल जाता। तो एक प्रकार से बेचना ही हुआ ना। मान लो आपने किसी को गाड़ी बेची, गाड़ी बेची मतलब क्या बेचते हैं आप? उसका ओनरशिप बेचते ना, उसका एक हक बेचते, फिर वो गाड़ी के साथ में कुछ भी कर सकता है, उसके साथ राइट बेचते हैं अपन गाड़ी का। तो वैसे हम यहाँ बिजनेस बेच रहे, पूरा बिजनेस नहीं बेचेंगे। किसी को, एक व्यक्ति को पूरा बिजनेस बेच दिया तो ठीक है, वो तो पूरा हो गया। लेकिन जब नया पार्टनर अपन एडमिट करते हैं तो अपन एक प्रकार से क्या करते हैं, हमारे बिजनेस का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कितना पार्ट, जितने पार्ट के लिए हम उसको पार्टनर बना रहे उतना पार्ट हम बिजनेस का उसको बेचते हैं। यहाँ तक समझा? ठीक है। तब हमने देखा था, कल जो कहानी देखी थी हमने कि मुस्तफ़ा मिष्ठान भंडार, उसमें हम बिजनेस बेच रहे थे। तो जब भी हम किसी को बिजनेस बेचेंगे तो हम उससे क्या चीज़ें लेते हैं? 2 चीज़ के बदले पैसे लेते हैं अपन। कौन कौन याद है क्या? एक तो हमारे टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग पैसे लेते हैं, जो है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो दिख रहा है एसेट, ये इसके बदले भी हम उससे पैसे लेंगे। और सिर्फ इतना ही लेते क्या? नहीं, उसके साथ साथ में किसके लिए पैसे लेते हैं? गुडविल के लिए। तो जैसे जैसे हम किसी को बिजनेस बेच रहे हैं तो उसको हम 2 चीज़ों के पैसे लेते हैं। एक तो हमारे जो एसेट है, फर्नीचर वगैरह, उसके बदले पैसे लेते हैं, और दूसरा हम बिजनेस बेच रहे हैं तो बिजनेस की गुडविल भी उसके साथ जा रही है, तो हम गुडविल के भी पैसे लेते हैं। तो वैसे ही जैसे हम कोई नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक प्रकार से हमारे बिजनेस को बेच रहे हैं, पूरा नहीं बेच रहे, कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। तो जैसे हम कुछ हिस्सा इसको तीसरे पार्टनर को बेचेंगे तो उससे भी हम पैसे लेंगे ना। फुकड़ में किसको पार्टनर बना लेंगे? कि मान लो दीपिका और आंचल की बहुत अच्छी दोस्ती, प्रतीक्षा, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं यार, चलो जान दो, इसको अपन फुकड़ में पार्टनर ले लेते हैं। ऐसा करेंगे क्या? हो कितने भी अच्छी दोस्त हो, अरे इन्होंने देखो इतने साल से 1960 70 साल से 60 साल से बेचारे मेहनत करके, इन दोनों ने खून पसीना एक करके, इसने 2.5 लाख लगाए थे, आंचल ने 2.5 लाख लगाए थे, पैसे लगाए थे, लोन लिया था, ब्याज दे रहे थे, इतनी मेहनत करी, तब जाके आज मुकाम पे पहुँचे कि ये जो फर्म है ये 10 लाख रुपए कमा पाए। इतनी इन्होंने मेहनत की, इन्होंने पैसा लगाया। तो नया पार्टनर जैसे ही आ गया तो उसको डायरेक्ट हिस्सा मिल जाएगा, इसमें भी एसेट में भी हिस्सा मिल जा रहा, गुडविल में भी हिस्सा मिल जा रहा, आने वाले समय में जो प्रॉफिट आ रहा उसमें भी हिस्सा मिल रहा। तो नए पार्टनर को इतना कुछ एकदम से दे देंगे क्या? ऐसे ही दे देंगे क्या? इन्होंने इतनी मेहनत की तो ये क्या बोलेंगे, देख भाई तू आ रहा ना, तू आ रही ना, तो एक काम कर, जैसा हमने पैसा लगाया ना कैपिटल का, तूने भी पैसा लगाना चाहिए कैपिटल का। कितना पैसा लगाएंगे वो हम ये एसेट देख के पता करेंगे, कितने एसेट है, कितना इन्होंने पैसा लगाया। और सिर्फ इसके लिए पैसा मंगाएंगे क्या उससे? नहीं, और हम काय के लिए पैसा मंगाएंगे? गुडविल के लिए भी। सेम कंसेप्ट जो हमने कल देखा था, यदि बिजनेस बेच रहे तो 2 चीज़ों के लिए पैसा लेते हैं उससे, एक एसेट्स के और गुडविल के लिए। जैसे नया पार्टनर आएगा तो उसको बोलेंगे एसेट के लिए पैसे ला, तो जो एसेट के लिए जो पैसे लाएंगे नया पार्टनर, उसको हम बोलेंगे उसने कैपिटल लाया। तो हम उसको 2 चीज़ें मंगाएंगे उससे। क्या मंगाएंगे? एक तो मंगाएंगे कैपिटल, और दूसरा क्या मंगाएंगे? गुडविल नहीं मंगाएंगे, गुडविल के लिए पैसा मंगाएंगे।
नया पार्टनर की क्या है, गुडविल, गुडविल तो हमारी है, हम उसको नए पार्टनर में एडमिट पैसे मंगाएंगे। यहाँ तक समझा? ठीक है। तो जैसे ही हम यदि पुराने बिजनेस के जो ओल्ड पार्टनर रहते, तो ओल्ड पार्टनर्स यदि कोई न्यू पार्टनर को एडमिशन देते, मतलब नए हमारे बिजनेस में एंट्री लेते, नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते, तो नए पार्टनर ऐसा खाली हाथ नहीं आएगा। नए पार्टनर दो चीज़ों के लिए पैसा लेके आएगा। कौन सी दो चीज़ों के लिए पैसा लेके आएगा? एक तो उसके कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा, और दूसरा वो गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा। समझा? पक्का? ठीक। तो जो न्यू पार्टनर है, जिसको हम इनकमिंग पार्टनर भी बोलेंगे, वो पैसा लेके आएगा। क्या लेके आएगा? मनी। ही विल ब्रिंग मनी। तो पैसा लेके आएगा तो दो चीज़ों के लिए पैसा लेके आएंगे। एक तो जो इनका एसेट है उस पर भी उसका अधिकार हो रहा है, तो एसेट के लिए पैसा मंगाएंगे। तो एसेट के लिए जो पैसा लेके आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसने क्या लाया? कैपिटल लेके आ गया। तो दूसरा किस बात के लिए पैसा मंगाएंगे अपन? उसके लिए मंगाएंगे गुडविल के लिए पैसा। ठीक है, यहाँ तक समझा? ठीक है। तो यहाँ पे जो गुडविल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड, जैसे हम गुडविल कैलकुलेट करें तो जो गुडविल की वैल्यू आती है वो पूरे फर्म की वैल्यू रहती है, पूरे फर्म का गुडविल रहता है, मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड ले लो। एवरेज प्रॉफिट आया हमारे बिजनेस का मान लो 5 लाख, फिर हमने गुडविल निकाली वो मेथड से 5 लाख इंटू मान लो 3 साल चलने वाला, तो हमने गुडविल की वैल्यू लेके आ गए 15 लाख। हम क्या बोल रहे हैं? पुराने पार्टनर है आंचल और कौन है दूसरा? दीपिका। आंचल और दीपिका क्या बोल रहे थे? एक हमारे प्रतीक्षा को क्या बोल रहे हैं? हमारे बिजनेस की गुडविल है 15 लाख रुपए। तो प्रतीक्षा को बोलेंगे लेके आ तू पैसे, तो प्रतीक्षा पूरे 15 लाख रुपए लेके आएंगी क्या? पूरे गुडविल के पैसे लेके आएंगी क्या? नहीं। कि 15 लाख उसको अकेले को मिलने वाले के गुडविल का फायदा? नहीं। ये 15 लाख तो आगे चल के तीनों को मिलेगा ना गुडविल। जब ये नहीं, ये पार्टनर इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे 3 पार्टनर हो जाएंगे, तो ये जो 15 लाख रुपए गुडविल के है, ये 15 लाख रुपए पूरे की पूरे थोड़ी ना प्रतीक्षा को मिलने वाले हैं। यहाँ पे बिजनेस पूरा थोड़ी ना बेचते, पार्टी बेचते। तो मान लो प्रतीक्षा का हमने देखा था न्यू रेशियो क्या था? 1:3। प्रतीक्षा को हम पार्टनर कितने शेयर के लिए बना रहे हैं? सिर्फ 1/3 के लिए। तो प्रतीक्षा का कितना हक रहेगा बिजनेस पे? 1/3। तो पूरी 15 लाख गुडविल लाने को बोलेंगे क्या उसको? नहीं, 15 लाख तो पूरे बिजनेस की है, तो हम उसको कितने गुडविल लाने को बोलेंगे? जितना उसका शेयर है। कितना शेयर है बेटा उसका? 1/3। तो कितना गुडविल लेके आएंगे? सिर्फ वो 1/3 ही लेके आएंगे। मान लो 15 लाख पूरे गुडविल फर्म की गुडविल थी, तो उसको उसका शेयर 1/3 है, तो अपन उसको कितना ही पैसा लाने को बोलेंगे गुडविल के लिए? सिर्फ 5 लाख। तो नया पार्टनर जो आ रहा वो गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा। कितना पैसा लेके आएगा? पूरे फर्म की गुडविल के लिए नहीं, अपन पहले कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो बेटा पूरे फर्म की गुडविल रहती, पूरे बिजनेस की गुडविल रहती। पूरे के पूरे अकेले क्यों देंगे पैसे? पार्टनर तो 3 है, तो पूरे पैसे ना देते हुए सिर्फ क्या करेंगे? जो उसका शेयर है उतने का ही पैसा देगा नया पार्टनर। समझा यहाँ तक? ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करने की मेथड वही है जो हमने देखी थी कल। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा? सिर्फ कितना फर्क आएगा? जितना उसका शेयर रहेगा आखिर में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बचेगा पैसा ही नया पार्टनर गुडविल के लिए लेके आएगा। ठीक है? ठीक। सर कैपिटल के लिए कितना लेके आएंगे बेटा? ये अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन। तो ये दो चीज़ें रहेंगी, नया पार्टनर आया तो एक तो कैपिटल लाएंगा और एक गुडविल लेके आएगा। कैपिटल कितना लेके आएगा वो क्वेश्चन में बोले रहेगा। गुडविल कितना लेके आएगा अपने को पहले फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो एवरेज मेथड या तो सुपर प्रॉफिट मेथड, जो भी पूछे हुआ है उससे जो गुडविल का आंसर आएगा वो पूरे फर्म की गुडविल रहेगी। उससे हम निकालेंगे कि नए पार्टनर का शेयर कितना है और उतना ही उसको पैसा लाना पड़ेगा। समझा यहाँ तक? ठीक, ओके। अब एक और चीज आपको याद होगा कल की कहानी, जो कैपिटल के लिए जो पैसा मैंने बोला ना क्वेश्चन में दिया, अपने को निकालना नहीं रहता, डायरेक्ट दिया हुआ रहता, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे कि कैसा निकालते, पता तो होना चाहिए अपने को कैसा निकालते। तो ये कैसा निकालते बेटा? ये पैसा कैपिटल का पैसा मतलब ये किस बात का पैसा रहता है? ये एसेट का पैसा रहता है। एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट का पैसा रहता है। आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट एसेट देखो, बताओ बोला कितना है? एसेट माइनस लायबिलिटी का पैसा मिलता है ना, पूरा 7 लाख थोड़ी ना देंगे कोई, अपन ने देखा था कल। तो 7 माइनस 2 इनका नेट एसेट कितना है बेटा? 5 लाख। तो नेट एसेट ही कितने किसके बराबर रहता है? कैपिटल के बराबर। देखो 5 लाख नेट एसेट है, मतलब कैपिटल कितना है? 5 लाख, बरोबर। नेट एसेट है इसका 5 लाख, कैपिटल है 5 लाख। तो जो नया पार्टनर लेके आएंगे कैपिटल का पैसा, वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? करना नहीं पड़ता, लेकिन कैसे करेंगे? ये जो एसेट्स रहेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जितना भी पैसा आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आया? 5 लाख, तो फिर उस हिसाब से उससे पैसे मंगाएंगे। अब एक और चीज़ मैंने कल बताई थी, ये वैल्यू कब की रहती बेटा?
1960 मतलब पुरानी वैल्यू है, उसमें भी डिप्रिसिएशन कम हुआ है। तो नया पार्टनर या नए किसी व्यक्ति को बिजनेस बेच रहे, तो पुरानी वैल्यू पे बिजनेस को खरीदता क्या? नहीं, आज की वैल्यू पे खरीदेंगे या हम आज की वैल्यू पे बेचेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अपने को करना पड़ेगा, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। और सारे एसेट लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे लेके आना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। मैंने बताया था कल, है ना, रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन कैसे करना। ठीक, रीवैल्यूएशन कैसे करना देखो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन क्यों कर रहे बेटा है, नया पार्टनर आ रहा ना, तो इसको पुरानी बैलेंस शीट बताएंगे क्या। देखो जैसे मैंने बोला नया पार्टनर, यहाँ पे प्रतीक्षा यहाँ पे जैसी पार्टनर बनने आई, तो दीपिका और आंचल को क्या बोलती? प्रतीक्षा चलो मेरे को पार्टनर बनाओ, तुम्हारे पैसे कितने होते ले लो। प्रतीक्षा बोलेंगी दीपिका और आंचल को कि तुम्हारी बैलेंस शीट बताओ। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों बेचारे जिन्होंने क्या किया, दीपिका और आंचल ने बैलेंस शीट बता दी पुरानी उठा के, 7 लाख वाली बैलेंस शीट। तो प्रतीक्षा ने क्या बोला, देखो तुम्हारे एसेट है 7 लाख के, लाइबिलिटी है 2 लाख की, तुम्हारे नेट एसेट है 5 लाख की, मतलब दोनों का मिला के कैपिटल कितना है? 5 लाख। दोनों ने 2.5 लाख रुपए लेके आए, तो प्रतीक्षा क्या बोलेंगे, ये लो मेरे भी 2.5 लाख लो और मैं तुम्हारी पार्टनर। लेकिन बेटा ये 2.5 लाख इन्होंने लगाए जरूर, लेकिन ये कब लगाए थे? 1960 में, इतने साल पहले। आज यदि आप इनके एसेट की वैल्यू देखेंगे तो इन्होंने इतने सालों में प्रॉफिट भी तो कमाया ना बेटा, इतना प्रॉफिट कमाया, उससे इन्होंने एसेट भी तो खरीदे, इनके कैपिटल धीरे धीरे बढ़े। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सारे एसेट्स को नए वैल्यू पे लेके आ जाना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेंगे, दीपिका और आंचल को, प्रतीक्षा को 2 मिनट रुक, प्रतीक्षा को डायरेक्ट अंदर नहीं आने देंगे, प्रतीक्षा को गेट पे रुका के रखेंगे 10 मिनट, और ये लोग क्या करेंगे, फटाफट प्रतीक्षा के आने के पहले नई बैलेंस शीट बना लेंगे। फिर नई बैलेंस शीट में ये बड़ी बड़ी फिगर दिखेंगी। देखो आपको मैं फॉर एग्जाम्पल इनके हाथों नई बैलेंस शीट बना के बताता हूँ, ठीक है। ये आर्ट्स एंड गैलरी, जब तक प्रतीक्षा बाहर ही खड़ी रहेंगी गेट पे, ये आर्ट्स एंड गैलरी की आज की बैलेंस शीट बनाएंगे हम, नई बैलेंस शीट जिसमें वैल्यू नई रहेंगी। लैंड एंड बिल्डिंग इसकी हो गई 15 लाख रुपए की, फर्नीचर हो गया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एसेट की आज की वैल्यू कितनी है। फर्नीचर हो गया मान लो 50,000 का, व्हीकल भी हो गया 50,000 का, कैश है इनके पास 3 लाख। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 16 और 3 19 लाख। लायबिलिटी देखो कितनी है, लायबिलिटी मान लो 3 लाख हो गई बढ़ के। लोन, बैंक लोन 19 लाख, ठीक है। तो जो आप उनका कैपिटल है, कैपिटल कितना होगा बेटा आंचल और दीपिका का? 19 माइनस 3 16 लाख। 16 लाख मतलब दोनों का आधा आधा, 8 लाख 8 लाख। अब देखो इन्होंने क्या किया, प्रतीक्षा को बाहर ही बिठा के रखा, मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा उसको बोलेंगे रुक रुक बेटा बाहर रुक थोड़ी देर। इन्होंने आज की बैलेंस शीट बना ली ताजा ताजा मार्केट वैल्यू पे। अब प्रतीक्षा आएगी, यहाँ बताओ तुम्हारी बैलेंस शीट बताओ, तो ये क्या बोलेंगे, ये ले बेटा ये ले हमारी बैलेंस शीट। अब कितने एसेट दिख रहे हैं? 19 लाख, इसमें से 3 लाख के लोन कम कर लो, नेट एसेट कितने बचे? 16 लाख, मतलब इन दोनों का कैपिटल कितना है? 8 लाख और 8 लाख। तो अब क्या बोलेंगे, नई पार्टनर आ रही ना तू इक्वल के लिए, तो तू भी एक काम कर 8 लाख रुपए लेके आ जाए। मतलब यदि ये पुरानी बैलेंस शीट देते थे तो पुरानी बैलेंस शीट से प्रतीक्षा कितने लेके आ रही थी? सिर्फ 2.5 लाख ही लेके आ जा रही थी एसेट की वैल्यू के हिसाब से। लेकिन इन्होंने क्या किया, आज की वैल्यू लेनी पड़ती ना, तो प्रतीक्षा को 2 मिनट रुका के रखा, फटाफट आज की मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट बना दी, नई बैलेंस शीट। तो अब देखो अब कैपिटल कितना दिख रहा है इनका? 8 लाख और 8 लाख, क्योंकि कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो फिर अब प्रतीक्षा को क्या बोलेंगे, 8 लाख रुपए लेंगे कैपिटल के लिए। समझा? इस प्रकार से निकालते हैं हम कैपिटल। अपने को निकालना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहेगा। अपने को करना क्या पड़ता मैं बताता, अपने को एसेट की वैल्यू बढ़ा के लिखनी पड़ती है। यहाँ तक समझा गया? क्यों करें हमने ऐसा, आपको समझ गया होगा। नए पार्टनर के आने के पहले फटाफट हम लोग हमारा रीवैल्यूएशन करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे, आज की मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे, ताकि हमको आज की करेक्ट फिगर पता चले और नया पार्टनर उस हिसाब से पैसा लेके आ सके। ठीक है, तो अपने को करना क्या पड़ता है बेटा, अपने को बनाना पड़ता है एक अकाउंट। एसेट और लायबिलिटी को अपने को रीवैल्यू करना पड़ता है, तो उसके लिए अपन अकाउंट बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी का दूसरा नाम रहता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
ये क्या रहता, बताता 2 मिनट में पहले देख लेता रिकॉर्डिंग बरोबर हो रही है कि नहीं। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है बरोबर। चलो आ जाओ फिर। हाँ, तो हम देख रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अपने को हर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये वाला अकाउंट अपने को बनाना पड़ता। ठीक है सर, कैसे बनाएंगे ये बताओ। देखो ये अकाउंट है तो कैसा बनेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा रहेगा। अमाउंट अमाउंट ये रहेंगी इसकी डेबिट साइड, ये रहेंगी इसकी क्रेडिट साइड। ऐसा अकाउंट बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ऐसा हम एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है सर, बना लिया। अब सर इसमें क्या लिखना है, डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, बताता हूँ। अब क्योंकि बेटा एक अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं वैसा वाली फीलिंग आ रही है ना। तो ये अकाउंट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मान लो, तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं, सारी इनकम मतलब कमाई कमाई। डेबिट में क्या लिखते हैं, सारे खर्चे मतलब एक्सपेंस एक्सपेंस। मैंने पहले बोला था अकाउंट्स में एक्सपेंस और लॉस एक बराबर है, कमाई और फायदा एक बराबर है। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं सारी कमाई या फायदे वाली चीज़ें, और डेबिट साइड में लिखते हैं सारे नुकसान या एक्सपेंस वाली चीज़ें। तो अपन क्या करेंगे बेटा, जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपन एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। तो हो सकता कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, हो सकता कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ रही, हो सकता कुछ लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही, हो सकता कुछ लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही। तो अपन क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ो कम हो या लायबिलिटी की बढ़ो या कम हो, अपने को सारी चीज़ें कहाँ पे लिखनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, इनकम। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में अपन हर वो चीज़ लिखेंगे जिससे अपने को फायदा होता। और डेबिट साइड में अपन क्या लिखेंगे, हर वो चीज जिससे अपने को नुकसान होता है। एकदम मैंने शॉर्ट में समझा और ये बहुत सही चीज़ आपको काम में आएंगी, इससे आपको हर एंट्री आगे की ईजी जाएगी। तो अपन इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, कौन सी चीज़ें लिखना, लेकिन इंग्लिश में लिखने से पहले आप एक काम करो, अपनी जो बुक है बुक निकालो, रजिस्टर निकालो, रजिस्टर पे अच्छे से ऐसा का ऐसा लिखेंगे। ऐसा ही लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। ये कोई अपने को कॉलेज में सबमिट तो नहीं करना, कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं, अपन क्यों बना रहे अपने समझने के लिए। तो ऐसा हिंदी में लिखो। वहाँ पे क्यों लिखेंगे, ताकि आप जैसे आगे चल के कभी रिवीजन करेंगे कौन सा कहाँ जाता है, जैसे देखेंगे आपको 2 शब्द दिखेंगे, कौन से दिखेंगे, हिंदी में लिखे हुए फायदा, यहाँ पे क्या दिखेगा नुकसान। तो झट से अपने को क्लिक होगा कि जो भी चीज़ से फायदा होता है वो कहाँ लिखने का, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। जो भी चीज़ से नुकसान होता है वो कहाँ लिखने का, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ये ऐसा का ऐसा हिंदी में आपकी बुक में लिखो। अभी इसको पॉज करो और ऐसा का ऐसा रजिस्टर में, फेयर रजिस्टर में लिखो। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब अपन इसको इंग्लिश में लिखते हैं। जिसको ऐसा लगता था हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहिए, चलो आप इंग्लिश में लिखो, दोनों में लिखेंगे हम। ऊपर वाला इसलिए लिखा ताकि अपने को ज़्यादा कम शब्दों में पूरी चीज़ पता चल जाती, 2 ही शब्द, फायदा या नुकसान, नो डाउट, एकदम क्लियर हो जाती चीज़। चलो मैं इसको बाजू में लिख लेता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता, अगले 3 चैप्टर में बनाना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कृपया ध्यान दें। सिर्फ 2 शब्दों से एकदम सिंपल हो जाता है, नहीं तो बच्चे को ये नहीं समझता डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना, रट्टा मारते बैठते कि ये वहाँ जाता है ये वहाँ जाता है। अपने सिर्फ 2 चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ से फ़ायदा हो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कोई भी चीज़ से नुकसान हो डेबिट साइड में लिख देंगे, बस खत्म।
ठीक, ठीक है। ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स वगैरह लिख देना, आपने सामने वो नहीं लिखना मैं बार बार। चलो यार लिख ही देते शॉर्टकट में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड रहेंगी बेटा क्रेडिट, ये साइड रहेंगी डेबिट। क्रेडिट साइड में क्या लिखने का अपने को, हर वो चीज़ जिससे फायदा होगा, और डेबिट साइड में क्या लिखने का, हर वो चीज़ जिससे नुकसान होगा। चलो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा अपने को बेसिकली करना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपने को एसेट और लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे, आज के वैल्यू पे लेके आने का। तो इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ों में होगा फायदा, कुछ चीज़ों में होगा नुकसान, अपने को देखने का। तो देखो इसमें चार ही पॉसिबिलिटी है, क्या है, अपने बैलेंस शीट में दो ही चीज़ों को रीवैल्यू करना है, एक तो अपने एसेट्स को और एक तो लायबिलिटी को। तो इसमें चार पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो हो सकता है हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई पहले के मुकाबले, आज की वैल्यू पे जब मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, तो पिछली पुरानी बैलेंस शीट है और आज की जो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसमें हो सकता है हमारे एसेट की वैल्यू या तो बढ़े, या तो हो सकता है एसेट की वैल्यू कम हो, या तो हो सकता है लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े, या तो हो सकता है लायबिलिटी की वैल्यू कम हो। बस ये चार चीज़ें होंगी। तो अपने को देखने का, जो जिससे फायदा हो वो लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड। अब एक एक करके मैं आपको पूछता हूँ। पहला, यदि एसेट की वैल्यू मान लो बढ़ गई, पहले के ज़माने में जैसा आप देखो यहाँ पे अपन ने बैलेंस शीट बनाई थी, पुराने ज़माने में जब हमने बिजनेस चालू किया था 1960 में, तो हमारे पास जो लैंड और बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 लाख रुपए थी ना, दिखा है 2 लाख, हाँ। फिर आज जब हमने रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख रुपए। तो मतलब हमारा एसेट की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख से होगी 15 लाख, कितने लाख से बढ़ गई, 13 लाख से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो एसेट की वैल्यू यदि बढ़ गई तो अपने को फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा होगा ऑब्वियसली। और जो भी चीज़ से फायदा होता है कौन से साइड में लिखने का बेटा अपने को, क्रेडिट साइड में। तो इसलिए जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती, एसेट की वैल्यू बढ़ने से अपने को फायदा होता है, इसलिए उसको अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन एसेट। कोई भी यदि एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो अपने कौन से साइड में लिखना पड़ेगा उसको, क्रेडिट साइड में। ठीक है। इसका उल्टा, यदि कोई एसेट की वैल्यू मान लो कम होगी, डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो अपने को फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा बेटा। पहले एसेट था 5 लाख का, अब 3 लाख हो गया, तो एसेट कम में बिकेगा। एसेट की वैल्यू बढ़ती तो ज़्यादा में बिकेगा, तो अपने को फायदा होता है। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही, कम हो रही, एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा, नुकसान हो रहा। नुकसान हो रहा तो कौन से साइड में लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिक्रीज इन एसेट। समझा। बस रीवैल्यूएशन के लिए वो दो ही चीज़ जो मैंने बताई यहाँ पे, यही दो चीज़ काम में आती है। यहाँ पे सारे फायदा वाली चीज़, यहाँ पे सारी नुकसान वाली चीज़, इसके लिए मैंने हिंदी में लिखने को बोला। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लायबिलिटी से। मान लो कोई लायबिलिटी बढ़ रही, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी पहले के मुकाबले आज बढ़ गई, तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा। देखो यहाँ पे जो लायबिलिटी थी हमारी, ये बैलेंस शीट में आंचल और दीपिका वाली लायबिलिटी थी, एक 2 लाख का लोन था, ठीक है। अब वो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 लाख से 3 लाख हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, हमारा लोन 2 लाख से 3 लाख हो गया। तो अपने को इससे फायदा होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा ऑब्वियसली। लायबिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता, नुकसान होता तो वो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, पक्का। इसका अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, मान लो कोई लायबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, पहले देना था किसी को 5 लाख, अब देने हैं 2 लाख, तो कम देने पड़ेंगे ना, 3 लाख का फायदा हो गया। तो लायबिलिटी कम होने से अपने को फायदा होता, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो फायदा होता तो कौन सी साइड में लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। पक्का। अमाउंट में अमाउंट लिख देंगे, जितने से बढ़ रहा कम हो रहा। समझा चारों चीजें, पक्का। इंक्रीज इन एसेट क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ने से फायदा होता इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में। डिक्रीज इन एसेट क्या लिखेंगे, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होने से क्या होता, नुकसान होता तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। इन डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही, लायबिलिटी कम होने से फायदा होता है, नुकसान होता, फायदा होता तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। पक्का पक्का, डन, ओके। अच्छा, इसमें दो चीजें और आती, दो चीजें कौन सी आएंगी, एक रहता अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सर ये क्या, देखो नाम तो समझ में आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट, मैं लिख देता एक बार का,
फिर बताता आपको। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो भी क्रेडिट में लिखेंगे, क्यों बताता आपको। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज वो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, पहले देखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। यदि कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अचानक से हमको बाद में दिखा, जैसा मैंने बोला था नया पार्टनर आ रही थी, प्रतीक्षा आ रही थी, तो आंचल और दीपिका ने क्या बोला, उसको 5 मिनट गेट पे रुका के रखा, रुक तू। हम क्या करते, रीवैल्यूएशन करते, आज की वैल्यू निकालते बिजनेस की। तो जैसे ही आज की वैल्यू निकाल रहे थे ना बिजनेस की, ये एसेट है हमारा, ये हमारा टेबल है, ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, तो इसमें क्या हुआ, उनकी बैलेंस शीट में एक चीज़ थी नहीं। मान लो जैसे बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट थी उनकी, बैलेंस शीट में एक चीज़ थी नहीं, भूल गए थे वो रिकॉर्ड करना, ये बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट में मान लो फैन, एक इनके पास इनके बिजनेस में फैन था, फैन, फैन मतलब बेटा पंखा। तो इनके पास एक बिजनेस में फैन था, जैसे ये रिवैल्यूएशन कर रहे थे ना, एक एक एसेट को जाके देख रहे थे, तो इनको क्या मिला, एक टेबल के नीचे फैन पड़ा हुआ मिला, और इन्होंने देखा बैलेंस शीट में, अरे बैलेंस शीट में तो फैन है ही नहीं, मतलब ये जो फैन है, जो एसेट है, ये अनरिकॉर्डेड था। तो इनको अचानक से वो एसेट मिल गया, तो अब क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो अचानक से इनको कोई एसेट यदि मिल जाए तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा बेटा? ऑब्वियसली फायदा होगा, फायदा होगा ना। अरे इसको एसेट इनके पास था ही नहीं, तो पहले कितने था वैल्यू पे, बैलेंस शीट में 0, अब एकदम से फैन आ गया, वो 1000 का भी होगा, तो इससे फायदा होगा ना। मतलब यदि कोई एसेट अचानक से मिल जाता जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो उससे अपने बिजनेस को क्या होता बेटा, फायदा। और क्योंकि फायदा होता तो इसको कहाँ लिखेंगे अपन, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट। समझा? पक्का? जी। अब उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए थे, और जब ये रीवैल्यूएशन कर रहे थे तब अचानक से कोई लायबिलिटी दिख गई, जैसा इन्होंने प्रतीक्षा को रुका के रखा, 5 मिनट रुक प्रतीक्षा, और जैसे आंचल और दीपिका इनके एसेट लायबिलिटी देख रहे थे बिजनेस में, जैसे इनको टेबल के नीचे पहले फैन मिल गया, एसेट मिल गया, तो अब एक टेबल के नीचे इनको एक इंसान मिल गया, एक आदमी मिल गया, वो क्या बोल रहा है, लाओ मेरे पैसे लाओ, मतलब एक लायबिलिटी मिल गई, एक पैसे मांगने वाला व्यक्ति मिल गया इनको, जो पहले बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अचानक से इनकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा? पहले लायबिलिटी 0 पे बताया था, अब एकदम से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो बेटा फायदा होता है नुकसान होता है? नुकसान होता है। नुकसान होता तो फिर इसको कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, समझा? यानी अनरिकॉर्डेड एसेट यदि कोई है तो उसको लिखने का बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यदि कोई है तो उसको लिखने का रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। बस ये 6 चीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन सी? एक तो इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये 6 चीज ही आएंगे। समझा? पक्का सबको? फटाफट में आपको क्वेश्चन पूछता, आप बताओ डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट कहाँ जाएगा, एसेट बढ़ रहा, फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। डिक्रीज इन एसेट कहाँ जाएगा, एसेट कम हो रहा, नुकसान हो रहा, तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही तो फायदा होगा, फायदा होगा तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट, अचानक से कोई एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, मिल था नहीं, अचानक से कोई एसेट मिल गया तो क्या होगा, फायदा, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई तो क्या होगा, नुकसान होगा, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, समझा? पक्का? ये अपन दोनों साइड में लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा हम लोग लास्ट में टोटल मैच करते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है वो क्या रहता है, हमारा नेट प्रॉफिट। वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पे या तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉस आएगा तो उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। बस वैसे ही लिखेंगे। अभी ये थोड़ा सा पेन अटक गया यहाँ पे, ठीक है, देखता हूँ जब तक आप लोग वो लिख लो। हाँ, तो मैं बोल रहा था, अगर देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसी है, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, जितना भी इसका बैलेंस रहेगा, यदि फायदा हमको ज़्यादा हुआ, ये वाली साइड, यदि ये वाली साइड बड़ी है, फायदे वाली साइड, क्रेडिट साइड बड़ी है, फायदा ज़्यादा हुआ, नुकसान थे, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा इसका अपने को, प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। यदि ये वाली साइड बड़ी है तो अपना नेट रिजल्ट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी आएगा। यदि प्रॉफिट आएगा तो कहाँ लिखेंगे अपन, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कौन सी साइड में लिखते हैं, इधर,
वैसे ही यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अपन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। जो भी आएगा, जितने भी पार्टनर रहेंगे वहाँ पे अपन पार्टनर को बांट देंगे। सेम जैसा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे। अगर लॉस रहा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस, वो भी पार्टनर को बांट देंगे। मतलब ये दो में से एक ही चीज़ होने वाली है, या तो फायदा या तो लॉस। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, चलो आप पहले तो ये लिख लिया होगा सबने शॉर्टकट में, फायदा नुकसान ऐसा कैसा लिखो बुक में, लिख लिया। ये भी लिख लो, उसके नीचे फेयर बुक में लिखना आपने। नहीं लिखेंगे तो बाद में बार बार पन्ने पलट के देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। तो ये भी अभी आप इसको पॉज करो, फेयर बुक में अच्छे से ही लिखो, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, लिख लिया। चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना चाहिए। देखो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड आल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, लिख लिया सबने, मैं इसको कर लेता हूँ साइड में। चलो आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, अपने को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, ये क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी ध्यान में रखना। दूसरा नाम क्या था रीवैल्यूएशन अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? पर्टिक्यूलर्स, दूसरे कॉलम में अमाउंट, तीसरे में वापस पर्टिक्यूलर्स, चौथे में वापस अमाउंट। इसको ये कौन सी साइड हो गई बेटा? डेबिट। ये कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट, है ना। मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता ताकि बार बार बनाने का काम ना पड़े। कॉपी कॉपी और पेस्ट। चलो आ जाओ फटाफट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का है और जर्नल एंट्री भी पास करनी। पहले अकाउंट बनाते फिर जर्नल एंट्री देखेंगे। पहला देखो क्या बोला बेटा? बिल्डिंग वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000। मतलब पुरानी वैल्यू थी बिल्डिंग की 1 लाख, नई वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो बिल्डिंग 1 लाख से 1,20,000 हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी। बिल्डिंग क्या है? एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ी। फायदा या नुकसान? फायदा। कौन से साइड में जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, है ना याद? है याद? और मैंने आपको पहले ही बोला था वहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? फायदा। फायदा या नुकसान। तो रीवैल्यूएशन में जो अमाउंट लिखेंगे वो 1,20,000 लिखना है या 20,000 लिखना है? सिर्फ 20,000 लिखना है, क्योंकि वहाँ क्या लिखा था अपन ने? फायदा या नुकसान। सिर्फ फायदा या नुकसान की अमाउंट लिखनी है, टोटल अमाउंट नहीं लिखनी है। तो 1 लाख से 1,20,000 हो गई बिल्डिंग, तो उसमें कितना फायदा हो गया अपने को? 20,000 का। तो ये फायदा कहाँ लिखते हैं अपन? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे बेटा? एसेट बढ़ रहा, तो बाय कौन सा एसेट बढ़ा? बिल्डिंग। कितने से बढ़ा? 20,000। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, रीवैल्यूएशन में जो भी अमाउंट आएंगी वो डिफरेंस अमाउंट आएंगी हमेशा। डिफरेंस, कम या ज़्यादा वाली अमाउंट आएंगी, पूरी अमाउंट नहीं। हमेशा जितने का फर्क आया उतने की वैल्यू। ठीक है, तो 20,000 का फायदा हुआ, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख दिया 20,000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्नीचर वॉज रिड्यूस बाय 10,000। फर्नीचर 10,000 से कम हो गए, तो कितने का अपने को फायदा है नुकसान? और फर्नीचर क्या है? एसेट है। एसेट क्या हो रहा बेटा? कम हो रहा।
एसेट कम हो रहा तो फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अमाउंट कितनी लिखेंगे? 10,000। 10,000 से कम हुआ ना, तो कितने से कम हुआ? 10,000 से, तो नुकसान कितने का हो गया? 10,000 का। तो नुकसान हुआ तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू, कौन सा एसेट कम हुआ? फर्नीचर। तो क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर। कितने से कम हुआ बेटा? 10,000। ठीक है, समझा? एकदम इजी इजी। ओके ओके। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वेयर रिड्यूस बाय 30,000। क्रेडिटर्स क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही? रिड्यूस हो रही, कम हो रही। लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा है नुकसान? फायदा। लाइबिलिटी बढ़ी तो नुकसान होता है ना, ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। लाइबिलिटी कम हुई तो कम पैसे देना पड़ेगा, मतलब फायदा। फायदा है तो कहाँ लिखेंगे इसको? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कितने का फायदा होगा? बाय 30,000। 30,000 से कम हुई तो अपने को 30,000 का फायदा होगा। फायदा हुआ तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच अमाउंट? 30,000। ओके, पक्का? यस सर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बिल्स पेबल वेयर इंक्रीज बाय 10,000। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या रहता है बेटा? लाइबिलिटी है। देखो, पेबल समथिंग हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में पे करना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही, इंक्रीज हो रही। लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान है तो कहाँ जाएंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कितने का नुकसान हो गया? 10,000 से बढ़ गई लाइबिलिटी तो 10,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो लिखो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखो बाय बिल्स पेबल, सॉरी टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बढ़ गए, कितने से बढ़े? 10,000 से। तो 10,000 का हमको क्या हो गया भैया? नुकसान। समझ में आया? पक्का? और कुछ है क्या? नहीं, खत्म, इतनी चीजें। अब क्या करेंगे इसको? जैसा प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं, पहले करेंगे टोटल। करो टोटल, जो भी साइड बड़ी है उसकी टोटल लिखोगे। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही? 20,000। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही? 50,000। बड़े अमाउंट कौन दी है? 50,000। तो 50,000 टोटल लिखेंगे। दोनों भी साइड में 50,000 टोटल आनी चाहिए, लेकिन डेबिट में सिर्फ कितनी टोटल है? 20, मतलब 30,000 क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर बेटा प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि देखो, इनकम वाली जो साइड है उसकी टोटल आई थी कितनी? 20 और 30 50। इनकम वाले साइड की टोटल थी 50, यानी फायदा कितने का हुआ? 50। नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 20। फायदा 50 का, नुकसान 20 का, यानी अपने को नेट क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? नेट 30,000 का। तो ये क्या है बेटा? प्रॉफिट। तो इसको क्या लिखेंगे? टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। समझा? पक्का समझा सबको? एकदम सिंपल। कौन सा क्वेश्चन था? 18। ठीक है, तब आप क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 18 को अपने बुक में लिख लो। एक मिनट रुको, जर्नल एंट्री भी कर लेते हाथों हाथ, फिर लिख लो। अकाउंट समझा? एकदम इजी है। ठीक है, अब इसकी करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बेटा? एकदम सिंपल है जर्नल एंट्री करना। एक एक भी कर सकते हैं या आप एक साथ भी कर सकते हैं। देखो, पहला वाला जो ट्रांजेक्शन है, पहला वाला ट्रांजेक्शन देखो, पहले वाले ट्रांजेक्शन में बेटा क्या करने का है? बिल्डिंग बढ़ी, बिल्डिंग को बढ़ाना है। 1,00,000 से 1,20,000 करना है। तो कितने से बढ़ी? 20,000 से। 1,20,000 तक बढ़ी, मतलब कितना अमाउंट से बिल्डिंग को और बढ़ाने का है? 20,000 से। बिल्डिंग बढ़ाना है। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। एसेट को बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सिंपली क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000। तो क्रेडिट क्या होगा? ये बिल्डिंग बढ़ने से अपने को फायदा होगा। फायदा कहाँ पे जाता है? जनरली इनकम पे जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तो अपन डबल नहीं बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बना के रखे हुआ है? रीवैल्यूएशन। तो ये फायदे को कहाँ लेके जाने पड़ेंगे अपने को? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ये रीवैल्यूएशन के केस में एक तो अकाउंट होगा एसेट या लाइबिलिटी बढ़ा या कम हो, उसके हिसाब से दूसरा अकाउंट हमेशा घूमता रहेगा रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसी की अपने लेजर पोस्टिंग करी हुई। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो देखो क्या करें अपन? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखे 20,000, ये रीवैल्यूएशन, इसके क्रेडिट में लिख दिया 20,000। उसके सामने क्या लिखा बेटा? उसका अपोजिट टू बिल्डिंग, सॉरी बाय बिल्डिंग। देखो इसके सामने लिखा अपन ने बाय बिल्डिंग। उसी की लेजर पोस्टिंग है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है। पहले देखने का क्या डेबिट हो रहा, क्रेडिट हो रहा, एसेट कम ज़्यादा। जो कि दूसरा वाला अकाउंट है वो कौन सा रहेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही इसकी एंट्री बताओ फिर। फर्नीचर वॉज रिड्यूस, ठीक है, अपन अच्छे से लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो अच्छे से लिख लें।
पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया अपन ने, 18 का ही आंसर लिख रहे हैं अपन, 18 के आंसर में पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री। पहले वाले ट्रांजेक्शन की क्या जर्नल एंट्री करी बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज़ें जो भी अपन सब पढ़ रहे हैं ना, अगले जो भी चैप्टर है रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, वो आपको इसी तब जाएंगे यदि ये वाला चैप्टर समझा हो। उनके सारों का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अपन समझने वाले हो। सेम चीज़ उठा के अगले 3 चैप्टर में, तो अगले 3 चैप्टर समझने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपको नहीं समझा रीवैल्यूएशन वगैरह, तो आपका अगले तीनों चैप्टर चले गए। तो इसको ध्यान से देखने का। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, याद है क्या, बचपन में लिखते थे अपन नरेशन बीइंग, यहाँ पे क्या हुआ, बिल्डिंग इंक्रीज, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री बताओ। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, फर्नीचर वॉज रिड्यूस बाय 10,000। फर्नीचर को कम करना है। फर्नीचर क्या है, एसेट। एसेट को कम करना है। एसेट को कम करना है तो क्या करते बेटा, क्रेडिट। कौन सा एसेट है, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से कम करा, 10,000 से। तो डेबिट क्या करेंगे, जब भी रीवैल्यूएशन क्वेश्चन चल रहा तो दूसरा अकाउंट कौन सा रहता बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होंगी इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, क्रेडिटर विल रिड्यूस। लायबिलिटी को कम करना है। लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट। लायबिलिटी कम हो रही तो डेबिट करते हैं। तो तीसरे की जर्नल एंट्री क्या होंगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। और दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा यहाँ पे हमेशा, रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे आप, ब्रिंग क्रेडिटर रिड्यूस। नरेशन एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, बिल पेएबल वेर इंक्रीज बाय, मतलब बिल पेएबल को बढ़ाना है। सॉरी, क्रेडिटर 30,000 से, क्या बोलते भी नहीं आप लोग। वही देख रहा था मैं, किसका ध्यान है किसका नहीं है, किसका ही ध्यान नहीं है। क्रेडिटर 30,000, रीवैल्यूएशन 30,000। अगली जर्नल एंट्री क्या है देखो, बिल्स पेएबल वेयर इंक्रीज बाय 10,000। बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी को बढ़ाना है। लायबिलिटी को बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना, 10,000। और डेबिट क्या करेंगे बेटा, दूसरा अकाउंट हमेशा यहाँ कौन सा रहता, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। समझा, यस, पक्का, ओके। चलो ये लिख लो फिर आप, जर्नल एंट्री और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों भी समझा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाने का और जर्नल एंट्री कैसे करने का, आज ठीक है। इसको पॉज करो और लिखो। अब देखो, इसकी जर्नल एंट्री अपन कंबाइन भी कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक यदि जर्नल एंट्री का देखने का, तो देखो क्या करने का, यहाँ पे देखो टू दिख रहा, टू तो क्या करने का, डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख के होता था आपको। ये वाले साइड की एक ही साइड एंट्री, ये वाले साइड की एक ही एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट की एक एंट्री, क्रेडिट की एक कंबाइन एंट्री से 2 ही एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, डेबिट की एंट्री करनी है तो कैसे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में जो जो भी चीज़ें सब लिख देने का, टू फर्नीचर, टू बिल्स पेएबल, तो दोनों भी लिख देने का, टू फर्नीचर, टू बिल्स पेएबल। फर्नीचर कितना, 10,000, बिल्स पेएबल 10,000। तो रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हुआ, 20,000, खत्म, एक ही एंट्री। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड की। रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है मतलब टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या है, 2 चीज़ें, बिल्डिंग और क्रेडिटर। तो ये लिख देने का वैसा का वैसा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, 30,000। तो रीवैल्यूएशन कितने से क्रेडिट हुआ, 50,000। या तो ये 4 आप इंडिविजुअली अलग अलग एंट्री करो, या तो आप डायरेक्ट कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड एक साथ उठा लेने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो जो भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में सबको एक साथ क्रेडिट कर लेने का, ऐसा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जो भी यहाँ पे था, टू फर्नीचर, टू बिल्स पेएबल, वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया।
दूसरी एंट्री क्या करने की, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो और जो भी यहाँ पे लिखे हुआ है उसको डेबिट। तो या तो ये करो, ये चार एंट्री, या तो ये 2 एंट्री, कोई भी चीज़ किया, दोनों भी किया तो सही, जैसा जिसको ईजी लगता है वैसा करना। ठीक है, चलो इसको ये लिखने का होगा, ये लिखो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, अब एक काम करते क्या आप लोग, होमवर्क करेंगे क्या कि एक और बताऊं? चलो एक काम करता है, एक और क्वेश्चन बताता मैं, फिर एक और क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो आप जब तक, जिसके पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट लेते चलो क्वेश्चंस के। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पहले क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय। देखो अब यहाँ पे वर्डिंग अलग अलग आएंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश के नॉलेज होना जरूरी आएगा, ऐसी क्वेश्चन कुछ नहीं, बस लाइन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। अब यहाँ पे क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय। अप्रिशिएटेड बाय मतलब डिप्रिशिएट का अपोजिट है। डिप्रिशिएट मतलब क्या होता है, कम करना, तो अप्रिशिएट मतलब क्या होगा, बढ़ाना। लिख लो यहाँ पे लगे तो, अप्रिशिएट मतलब क्या करना, इंक्रीज करना, और डिप्रिशिएट मतलब डिक्रीज करना। ठीक है, तो क्या बोला, बिल्डिंग को क्या करो, अप्रिशिएट करो, कितने से, बाय बोला, बाय और टू भी ध्यान से दिखना है। हाँ, बाय 50,000 मतलब 50,000 से बढ़ाओ, और अपन जो रिवैल्यूएशन में लिखते हो हमेशा डिफरेंस अमाउंट ही लिखते हैं, तो कितने से बढ़ेगी, 50,000 से बड़ी बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ा तो क्या है, फायदा है, फायदा है तो कहाँ लिखने का, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखने का। क्या लिखने का यहाँ पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ाने का है, 50,000। हमेशा यहाँ पे कितने से बढ़ाया कम वो आएंगे, कितने से, कितने तक वाला नहीं आएंगे, बाय हाउ मच, डिफरेंस वाला अमाउंट आएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। ठीक है, नेक्स्ट, व्हीकल ऑफ 40,000 इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। व्हीकल है, कितने का है, 50,000 का है, उसको क्या करना है, डिप्रिशिएट करना है 10% से। डिप्रिशिएट करना मतलब कम करना है 10% से। तो मेरे को एक बात बताओ, पहली बात तो व्हीकल को कम करना है, एसेट को कम करना है। एसेट को कम करना है तो फायदा है नुकसान है, नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, टू व्हीकल। अब एक बात बताओ, अमाउंट क्या लिखूं, अमाउंट 40,000 लिखूं या 40,000 का 10%? 40,000 का 10%, 40,000 का तो टोटल व्हीकल था, उससे अपने को डिप्रिशिएट करना 10%, मतलब 10% से उसकी वैल्यू को अपने को कम करने का है। एसेट की वैल्यू को कम करना है कितने से, 10%। 40,000 का 10% 4,000, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट 40,000 नहीं आएंगी बेटा, कितनी आएंगी, सिर्फ 4,000। ठीक है, पक्का, यस सर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ 20,000 आर नॉट पेएबल। देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, बाकी अपने को देखना वही है कि एसेट लायबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जितना भी बढ़ रहा है कम हो रहा है रिवैल्यूएशन में लिखने का, सिर्फ लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पे क्या बोला, क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट पेएबल। नॉट पेएबल मतलब क्रेडिटर 20,000 के जो उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। मतलब क्रेडिटर्स क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितने की थी, 20,000 की, 20,000 देने थे, अब कितने देने बेटा, 0। मतलब क्रेडिटर कितने से कम हो गए, एकदम से 20,000 से कम हो गए, तो कितने का फायदा हो गया अपने को, 20,000 का। क्रेडिटर का कम देना है 20,000, तो 20,000 का
फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहाँ जाना चाहिए, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स। कितने का फायदा हुआ, 20,000। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, लोन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। लोन को 20,000 से बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाओ। लोन क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो फायदा या नुकसान, नुकसान। नुकसान है तो कितने का नुकसान, 20,000। कहाँ पे लिखने का बेटा नुकसान, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, बाय नीड टू लोन 20,000। ठीक है ना, ठीक है सर। डेटर्स हैविंग 20,000 बिकम इनसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 के डेटर इनसॉल्वेंट हो गए, बैड डेट हो गए। मतलब 20,000 के जो डेटर है वो पैसे देने वाले नहीं है। डेटर्स क्या एसेट है, मतलब 20,000 से अपने को डेटर्स को कम करना है, एसेट को कम करना है। एसेट को कम करना है तो फायदा है नुकसान, नुकसान। वैसे भी बैड डेट नुकसान ही रहता, तो जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे अपने कोई भी चीज़ कहाँ ले जानी है, रीवैल्यूएशन में। तो 20,000 का अपने को नुकसान होगा बेटा, नुकसान होगा तो इसको कहाँ लिख देंगे अपन, डेबिट साइड में। टू क्या कम करना है, डेटर्स। कितने से, 20,000 से। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बस हो गया, एकदम सिंपल। चलो अब क्या करेंगे, टोटल। बताओ तो टोटल, टोटल कौनते करने का, दोनों साइड की करके देखने का, जो बड़ी है वो लिखने का। ये साइड की कितनी है, क्रेडिट साइड की 70, तो डेबिट साइड की कितनी है, 44। तो बड़ी ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ लिख देने का 70,000। और इधर भी टोटल कितनी आनी चाहिए, 70,000। लेकिन कितनी है टोटल बेटा, 20 और 20 40, 44,000। तो 26,000 से ये कम है। तो 26,000 का हमारा फायदा है नुकसान है, फायदा है। 70,000 से फायदा ज़्यादा हुआ था, 44,000 का नुकसान हुआ था। तो फायदा हमको 26,000 से ज़्यादा हुआ था। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना जी हाँ। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हाथों हाथ। बताओ फटाफट जर्नल एंट्री। अब एक एक जर्नल एंट्री करने से अच्छा आप कंबाइंड जर्नल एंट्रीज कर लेने का फायदे मिलेगा। देखो कंबाइंड जर्नल एंट्री का आपको मैंने एकदम सिंपल ट्रिक बताया। कौन सा क्वेश्चन था रे, 19 ना। जिसको सिंगल एक एंट्री देखने का, एसेट बढ़ रहा कम हो रहा है, सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकता है। तो जिसको डायरेक्ट एंट्री करने का है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। आंसर का पहला पार्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आंसर का दूसरा पार्ट है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री यदि क्वेश्चन में पूछ रहे, एग्जाम में पूछ रहे, तो पूरा फॉर्मेट बनाने का जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। यहाँ में डायरेक्ट लिख रहा, आप भी डायरेक्ट ही लिखो, लेकिन ध्यान में रखना जर्नल एंट्री जब भी लिखना है तो एग्जाम में तो पूरा फॉर्मेट ही बनाने का। यहाँ अपने को फॉर्मेट बनाने से ज़्यादा कंसेप्ट समझने आना चाहिए, इसलिए अभी नहीं कर रहे। जो मेन क्वेश्चन देखेंगे टेक्स्ट बुक के, उसमें यदि जर्नल एंट्री पूछे तो अपन उसमें फॉर्मेट बना के करेंगे। अभी हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें आप डायरेक्ट। तो जर्नल एंट्री इसकी डायरेक्ट करने का, कंबाइन एंट्री करेंगे अपन, दो ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैसी करेंगे, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन का डेबिट वाला साइड है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो पहले यहाँ क्या लिख लेने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और दूसरी जर्नल एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वहाँ लिखने का है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो डेबिट हो रहा है रीवैल्यूएशन कितने से हो रहा है बेटा, डेबिट डेबिट। और इसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तीनों चीज़ें जो यहाँ पे टू 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 वाली। प्रॉफिट की भी जनरल एंट्री होंगी, वो हम बाद में बताएंगे। टू व्हीकल, टू लोन, टू डेटर्स, कितने से, 20,000, 20,000, अरे सॉरी 4,000, 4,000, 20,000, 20,000। क्या जनरल एंट्री होगी, व्हीकल कितने से कम हुआ रे, 4,000, ये 20,000, ये 20,000। टोटल रीवैल्यूएशन कितने से डेबिट हुआ, 44,000। ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें डेबिट कैसे होंगी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना है, 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा, 20,000 से क्रेडिटर कम हुआ, टोटल हो गया 70,000। समझा गया,
पक्का तीसरी एंट्री एक और होती है इसमें, हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ लिख लो लगे तो। ये जो प्रॉफिट हुआ ना इसकी एंट्री, ये प्रॉफिट की एंट्री नहीं होती, ये प्रॉफिट को हम, अब ये प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा नीचे अपन नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट लिखा हो बेटा कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन आखिरी में, बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देते ना। मतलब ये प्रॉफिट हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कैपिटल में, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। तो ये वाला भी जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये भी कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। इसकी एंट्री क्या होंगी, कैपिटल में ऐड करेंगे, तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो अपन क्या करेंगे टू कैपिटल, यहाँ पे दो पार्टनर रहेंगे, दोनों का लिख लेंगे टू, मान लो कोई एक पार्टनर है ए कैपिटल टू बी कैपिटल, दो पार्टनर है तो दोनों के कैपिटल को बढ़ा देंगे। और डेबिट क्या हुआ यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट है ना, हमेशा यहाँ पे दूसरी चीज क्या रहती है, रीवैल्यूएशन। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 26,000। मान लो दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है अगर, तो दोनों को बांट देंगे 13,013। ऐसी जर्नल एंट्री, ठीक है, ठीक है। चलो लिख लो जर्नल एंट्री, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो फटाफट, पॉज करो, लिख लो, लिख लिया, फिर जर्नल एंट्री लिख लो, लिख लिया, ठीक है। समझ में आएगा पक्का। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे करना, सबको समझ में आया जी, समझ में। चलो अब फिर आप क्या करेंगे, 18 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, 19 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, 20 वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, है ना। ये भी कर सकते हैं आप 21, देखो ये आपकी इच्छा, ये होमवर्क नहीं देता मैं, जिसको करना है 21 करो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब सिर्फ पहचानते आना चाहिए बरोबर। जैसा देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, ये वाले आज क्वेश्चन देखो, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड अप टू 1,70,000, क्या बोला, अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, अप टू मतलब 1,70,000 तक, 1,70,000 से नहीं, 1,70,000 तक उसकी वैल्यू लेके जाने की है। ऑलरेडी कितनी वैल्यू है उसकी, 1,00,000, 1,00,000 से अपने को 1,70,000 पे लेके जाने का, मतलब बिल्डिंग को कितने से बढ़ाने का है बेटा, 70,000 से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा, 70,000। बस ये ऐसे पहचानते आना चाहिए, बाकी तो सेम ही है। ये आपको जिसको करना है करेंगे, मैं इसकी क्वेरी नहीं सॉल्व करूँगा, ये डायरेक्ट मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाला। तो इसकी क्वेरी मुझे पूछना मत, 21 की क्वेरी व्हाट्सएप पे मत पूछना, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा अगले लेक्चर में। अभी के लिए तो आप इतना समझो, आपको सिर्फ एक ही होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20, बाकी सब तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर इनफ फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।